हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग आज बात करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। आज मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हम लोग, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और ये क्लास 11 के लिए है। क्लास 11 के लिए है, अकाउंट सब्जेक्ट का है। 1 घंटे का समय आपको एग्जाम में दिया जाता है और टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाए जो लोगों को नहीं पता है। तो आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर देना, ऑल क्वेश्चंस जो आपके पास है वो मैंडेटरी है, सभी का आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चंस आपके सामने दिए जाएंगे, जो हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। और अगर आपका आंसर रॉन्ग भी हो जाता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कुछ भी आपका नेगेटिव मार्क नहीं मिलने वाला है, कटने वाला नहीं है। बोलो, बात समझ में आया। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, किस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर होगा और उसी तरह से आपको भी एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बोलता है व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। बताओ, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का जो पहला बुक पब्लिश किया गया था वो कब किया गया था। तो आपको पता होना जरूरी है, ये आपका 1494 में किया गया था। 1494 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर बात, 1494। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 lakhs देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000। दिस इज, बताओ ये क्या है। तो बोलता है कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो एंड में, मतलब जब सारा सेल कर लिया जाता है गुड्स, और गुड्स को सेल करने के बाद जब लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है 10,000 रुपए का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे। तो उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इवेंट एक हमारा रिजल्ट होता है आफ्टर ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, यानी जब हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है उसके बाद का घटना हमारा होता है, इवेंट होता है हमारा ये चीज। तो इसीलिए हम लोग का इसका आंसर इवेंट हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको बोलता है फिक्स एसेट इंक्लूड। बताओ फिक्स एसेट में क्या आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक आता नहीं है क्योंकि ये करंट एसेट होता है। पेमेंट इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट करते हैं, ये भी नहीं आता, ये हमारा करंट एसेट होता है। फर्नीचर हमारा होता है फिक्स एसेट, यानी फर्नीचर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कैश भी हमारा जो होता है वो करंट एसेट होता है। तो फिक्स एसेट आपका सिर्फ फर्नीचर होगा। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। आपका कौन सा एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है, व्यय नहीं है। तो सैलरी आपका एक्सपेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता है आंसर। रेंट भी आपका एक्सपेंस होता है, रेंट पेमेंट करते हो तो खर्चा होता है, ये भी आपका एक्सपेंस है, इसीलिए आपका नॉट एन एक्सपेंस क्वेश्चन पूछा गया है। परचेज करने से आपका खर्चा हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर ड्राइंग होगा, क्योंकि ड्राइंग हमारा एसेट होता है, एक्सपेंस नहीं होता है। क्लियर बात। तो 4 नंबर का आंसर भी आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो होता है वो अकाउंटिंग का कौन सा फॉर्म अडॉप्ट करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करता नहीं है, टैक्स अकाउंटिंग करता नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्योंकि बिजनेसमैन जो रिकॉर्ड करता है सारे बुक्स, सारे ट्रांजेक्शन्स को, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which one of the following statement is correct with regard to valuation of stock। बताओ स्टॉक वैल्यूएशन के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टॉक इज वैल्यूड एट। बताओ स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो कौन से वैल्यू पे होता है, कौन सा प्राइस पे होता है। तो अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हो तो इसी पे करेंगे, अगर मार्केट प्राइस दिया हो तो इस पे करेंगे। लेकिन अगर दोनों दिया होता है, अगर दोनों वैल्यू दिया रहता है, तो दोनों में जो लोअर अमाउंट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो देखो यहां पे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। यानी अगर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिया हो क्वेश्चन में, तो दोनों में जो लोअर अमाउंट होता है वही आपका आंसर होता है, स्टॉक का वैल्यू होता है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to going concern concept, the business entity will continue to exist। बताओ
अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका बिजनेस खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए, आप बिजनेस वाले खत्म हो जाते, सॉरी बिजनेस मैन खत्म हो सकता है, मर सकता है, रिटायर कर सकता है, लेकिन बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा और ये इंडेफिनेटली तक चलता रहता है। यानी इसका पहला आंसर होगा, परमानेंटली नहीं होता है, टेम्पोररी नहीं होता है, ये इंडेफिनेटली होता है। आया समझ में? अनिश्चित काल तक, कब खत्म हो सकता है कब नहीं खत्म हो सकता है ये कोई नहीं कह सकता है, इसलिए इंडेफिनेटली इसका आंसर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ल्यूकस पैसियोली वाज एन इनहेबिटेंट ऑफ, बताओ कहां का है ये बंदा, यानी जो ल्यूकस पैसियोली था वो कहां का था ये पूछा गया है, तो इसका आंसर इटली होता है, ये इटली का था बंदा, कहां का था, इटली का था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक डबल एंट्री सिस्टम में एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, यानी दो इसके एस्पेक्ट होते हैं, यानी इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी 2 एस्पेक्ट होते हैं हर एक डबल एंट्री सिस्टम के। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, बताओ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस को रिकॉर्ड जो किया जाता है वो कब किया जाता है, तो ऑन पेमेंट पे किया जाता है। बताओ खर्चा आपका हो चुका है लेकिन आप पेमेंट नहीं किए हो तो आपका रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, आप जब पेमेंट करते हो तभी आपको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपेंस को, समझे? तो इसीलिए पेमेंट बेसिस पे किया जाता है इस चीज को। बोलो बात क्लियर है चीज? नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, बताओ अगर कैश में आप मशीन को परचेज करते हो, खरीदते हो, तो ये क्या कहलाता है, क्या होता है इससे, तो लिखा हुआ 4 ऑप्शन दिया है। डिक्रीजेज टोटल एसेट, क्या टोटल एसेट हमारा घट जाता है? सिर्फ एक तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, सबसे पहले आप समझ के देखो। बताओ अगर आप मशीन खरीदते हो और कैश में खरीदते हो तो आपका मशीन जो हो रहा है, मशीन जो हो रहा है वो आ रहा है आपके पास, यानी मशीन इंक्रीज कर रहा है, और जो आपका कैश है, कैश आपका डिक्रीज कर रहा है, और दोनों का दोनों एसेट है, दोनों का दोनों क्या है, एसेट। तो बताओ अगर आप मशीन खरीदते हो कैश में तो जितने रुपए का आप मशीन खरीदे हो उतना रुपया आप पैसा भी पेमेंट किए हो। अगर आप मान लेते कि 10,000 रुपए का मशीन खरीदे हो तो आपका जो पैसा गया है वो 10,000 रुपया ही गया है, यानी 10,000 रुपया आया, 10,000 रुपया गया, यानी एसेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए इसका बी नंबर ऑप्शन होगा, कीप्स टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, यानी टोटल एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल एसेट हमारा अनचेंज्ड रहता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ कौन सा चीज का डेबिट बैलेंस होता है? बोलेंगे सर एसेट इंक्रीज करता है तब भी डेबिट होता है, लायबिलिटी डिक्रीज करता है तब भी डेबिट होता है, कैपिटल डिक्रीज करता है तब भी डेबिट होता है, यानी इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज डिक्रीज करता है तो डेबिट, और इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। ये सब आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ही बताया जाता है चीजों को, तो आपको पता होगा ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला इम्पर्सनल अकाउंट्स में बी क्लासिफाइड इनटू, बताओ इम्पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? तो बोलेंगे सर इम्पर्सनल अकाउंट में 2 चीज आता है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। आपको पता होना चाहिए, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल वाले में सिर्फ पर्सनल का आता है जिसमें 3 पर्सन होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ये 3 तरह के पर्सन। लेकिन इम्पर्सनल वाले में रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है, 2 अकाउंट होता है, यानी 2 पार्ट्स होते हैं इसके। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज, बताओ प्रोप्राइटर्स का अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल? तो हम लोग जानते हैं ये पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि प्रोप्राइटर का अकाउंट यानी मालिक का अकाउंट, सर मालिक खुद एक पर्सन से रिलेटेड है, इसलिए पर्सनल अकाउंट ये डिपेंड करता है, से रिलेटेड होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड टू, बताओ अगर हम एक सेल करते हैं मुन्ना के पास कैश में तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलेंगे सर मेरे पास कैश आएगा, कैश हमारे पास आएगा, और हमारे पास क्या हो, सॉरी कैश हमारे पास सेल करते हैं तो कैश मेरे पास आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, और गुड्स मेरे पास से चला जाएगा, यानी गुड्स हमारे पास से चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कैश अगर बढ़ रहा है तो डेबिट किया जाता है, यानी कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहां पे बोला जाता है कि इज डेबिटेड टू, किसको डेबिट किया जाएगा? तो कैश को डेबिट किया जाएगा, यानी बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू, बताओ पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? तो बोलेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड होता है, कि पर्सनल अकाउंट में एक्सपेंस लॉस ये सब आता नहीं है, कि वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, हाँ या ना?
कस्टमर्स और क्रेडिटर्स, हाँ ये इसका राइट आंसर होगा, कस्टमर एंड क्रेडिटर्स। एसेट लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी तो आपका रियल अकाउंट होता है। एसेट्स लायबिलिटी क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। आपका कस्टमर्स और क्रेडिटर्स जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ जर्नल। बताओ जब जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो कितने कॉलम्स बनाने पड़ते हैं? तो आप सोच के देखो, हम बना के आपको बताते हैं। आपका इस तरह का फॉर्मेट होता है जर्नल का, जहां पे इस तरीके का कॉलम्स होता है, इस तरीके का टोटल कॉलम्स होता है, आपको पता होना चाहिए। बताओ ये होता है आपका डेट का कॉलम, ये होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, हाँ या ना, ये होता है आपका लेजर फोलियो का कॉलम, ये होता है डेबिट का, ये होता है क्रेडिट का। इस तरह से आपके पास इतने सारे कॉलम्स होते हैं। आप काउंट करके देख लो कितने कॉलम्स दिख रहे हैं। बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स दिख रहे हैं, यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज। बताओ नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस क्या दिखाता है? आपको गोल्डन रूल पता होगा। गोल्डन रूल में नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब यहां पे एक्सपेंस को शो करता है डेबिट बैलेंस। समझ में आया? बात क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स दैट शैल बी लिवाइड इज। बताओ आपको पता होना चाहिए, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन जब किया जाता है, इंटर स्टेट का मतलब होता है दूसरे स्टेट में, तो जब दूसरे स्टेट में सेल किया जाता है तो वहां पे आईजीएसटी का बात किया जाता है, और जब सेम स्टेट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया जाता है तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का बात किया जाता है। तो आपसे यहां पे इंटर स्टेट का पूछा गया है, तो इंटर स्टेट में आपका आईजीएसटी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज अ लेजर? लेजर क्या होता है? तो लेजर हमारा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग होता है। क्या होता है? ये हमारा प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बोला है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम अ जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर इज टर्म्ड एज। बताओ जब हम लोग जर्नल से लेजर में जब डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको पोस्टिंग बोलते हैं। आपको पता होता है जर्नल से लेजर में पोस्ट किया जाता है, पोस्टिंग किया जाता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को, हाँ या ना, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रिसीव्ड चेक इज सेंट फॉर कलेक्शन इन बैंक नेक्स्ट डे इज रिटन इन। आपको पता है कि अगर आप मान लेते हैं 26 तारीख को, अगर आप 26 तारीख को आप चेक रिसीव करते हो, लेकिन आप अगर 27 तारीख को चेक को डिपॉजिट करते हो बैंक में, मतलब आप 26 तारीख को रिसीव किए हो चेक को, लेकिन आप बैंक में डिपॉजिट करोगे 27 तारीख को, तो बताओ आपका 26 तारीख के डेट में उसको क्या रिकॉर्ड करोगे? तो वो कहां पे रिकॉर्ड करोगे? तो हम लोग जानते हैं कि जब कैश बुक रिकॉर्ड बनता है हमारा, तो उसको कैश बुक में कैश कॉलम में दिखाया जाता है। यानी आपका यहां पे जो फॉर्मेट में देख सकते हो ऑप्शन में, सॉरी, इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपका जब बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तब आपका बैंक कॉलम में दिखाया जाता है, लेकिन जब आपका चेक रिसीव होता है उस डेट में अगर आप बैंक में डिपॉजिट नहीं किए हो चेक को, तो आपको कैश कॉलम में दिखाना पड़ता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स। बताओ बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है? तो डिपॉजिट विद बैंक तो नहीं शो करता है, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक ये शो करता है। आपको पता होना चाहिए, आप अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर के बारे में पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जो बैंक का बैलेंस होता है हमारे पास, या सिंपल सा सोच के देखो, बैंक हमारा एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स। और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर एसेट्स का क्रेडिट बैलेंस दे दिया हुआ है तो वो हमारा लायबिलिटी है, बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया है, ओवरड्राफ्ट हो जाता है ये हमारा, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से ज्यादा निकाल लेना, अधिविकर्ष कर लेना। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। बताओ सेल्स बुक को किस चीज के लिए रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? तो ये ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, वेरी गुड, ऑल क्रेडिट सेल्स, वेरी नाइस, लेकिन आपके पास यहां दिया हुआ है ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट अदर देन गुड्स। बताओ क्या हमारा सभी एसेट्स को रिकॉर्ड करता है? नहीं, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करता है। सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग होता है गुड्स का। किसका रिकॉर्डिंग होता है? गुड्स का, और वो भी क्रेडिट नेचर का। तो आप सोच के देखो, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स कहीं पे दिख रहा है क्या? तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आप देख सकते हो डी नंबर पॉइंट में दिया हुआ है। आपका यहां पे लिखा हुआ है ऑल क्रेडिट सेल्स, नहीं, ऑल क्रेडिट सेल्स में एसेट्स भी आ जाता है, गुड्स भी आ जाता है, ये नहीं होगा। ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, नहीं, ऑल सेल्स ऑफ गुड्स नहीं हो सकता है, क्योंकि कैश सेल्स भी होता है और क्रेडिट सेल्स भी होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और यहां तो एसेट बोल दिया साफ सुथरा, तो ये भी नहीं होगा। यानी हमारा ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स का, यानी जहां पे गुड्स का क्रेडिट सेल्स होता है
तभी आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हो। डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन, बताओ अगर गुड्स हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड परचेज करते हैं तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? जस्ट इसके पीछे ही क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि जब गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, तो अगर गुड्स को अगर क्रेडिट में परचेज किया जाएगा तो परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी परचेज या जर्नल बुक जो लिखा हुआ है ये हमारा आंसर होगा, परचेज बुक यहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, बताओ कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? तो ये होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस का। आई बात समझ में? नेक्स्ट आपके पास दिया है पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, बताओ पासबुक किसका कॉपी होता है? तो कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक बुक, कैश बुक रिलेटेड टू बैंक कॉलम, फॉर्म्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या नन ऑफ दिस। आपका ये सेकंड थर्ड फोर्थ तो हो नहीं सकता है, आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है पासबुक जो होता है वो कस्टमर का अकाउंट शो करता है बैंक के बुक में। अरे आपको पासबुक मिलता है, आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो आपको पासबुक दिया जाता है, वो पासबुक क्या होता है? कस्टमर का अकाउंट होता है, ये वो दिखाता है कि कस्टमर का अकाउंट इस बैंक के बुक में रिकॉर्ड किया गया है, हाँ या ना? तो इसलिए पासबुक आपका बैंक्स के बुक्स में कस्टमर का अकाउंट के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट आता है, कॉम्पनसेटिंग एरर अफेक्ट्स द एग्रीमेंट, द ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, नाइदर ऑफ टू, नन ऑफ दिस। सर जी ये ट्रायल बैलेंस इसका राइट आंसर होगा हमारा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट का इफेक्ट पड़ जाता है। तो बताओ अगर हम लोग जानते हैं एक ट्रायल बैलेंस होता है जिसका एक होता है डेबिट एक होता है क्रेडिट, अगर डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट का शॉर्टेज या सेम अमाउंट का हम लोग का सरप्लस हो जाता है तो बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस का टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल हमारा मैच कर जाता है। तो इसीलिए हमारा ये बोला गया है कि अफेक्ट द एग्रीमेंट द, बताओ कंपेंसेटिंग क्या अफेक्ट करता है? तो क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है? क्या ये बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है? नहीं, ये दोनों को अफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब इसका आंसर हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, बैलेंस शीट में नहीं होगा, नाइदर ऑफ द टू, यानी ना ही ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा ना ही बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, while posting 1 0 is missing which error it is called, बताओ जब हम लोग 1 0 पोस्टिंग करते वक्त गलती कर देते हैं तो इसको एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। अमाउंट में गलती, अकाउंट में गलती, साइड में गलती, ये सारा जब गलती होता है जिसको एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। तो यहां पे देखो 1 0 कम, यानी अगर 500 अमाउंट था तो इसको सिर्फ 50 रिकॉर्ड किया गया, 1 0 को मिस कर दिया गया, तो ये हमारा एरर ऑफ कमीशन हो जाता है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल जाना होता है, मतलब आप एंट्री को या तो पूरा तरीके से भूल चुके हो या तो आप आधा अधूरा, पार्शियल ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन होता है, तो वो तो यहां पे है नहीं, यहां पे 1 0 मिसिंग कर दिया है तो इसका मतलब कमीशन अमाउंट में गलती कर दिया है, यानी इसके लिए आपका यहां पे एरर ऑफ कमीशन होगा। नेक्स्ट, ऑब्सोलेसेंस मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ड्यू टू, बताओ ऑब्सोलेसेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड। बताओ तो आउटडेटेड होने से क्या हो जाता है? तो आपको ये कब होता है? तो बोला है पैसेज और रिफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से, वियर एंड टियर के हिसाब से, न्यू इन्वेंशन के हिसाब से, या परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू। आपको पता होना चाहिए आउटडेटेड तब होता है कोई भी चीज जब नया इन्वेंशन होता है, यानी जब नया नया चीज हमारे मार्केट में आते हैं। तो जब नया मार्केट में कोई भी चीज दिखता है तो हम लोग पुराने चीज को छोड़ देते हैं, नया चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पुराना चीज हमारा आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए हम लोग उसको हटा देते हैं। तो वही बोला है कि ऑब्सोलेसेंस मींस डिक्रीज इन द वैल्यू, वैल्यू हमारा घटने लगता है ऑब्सोलेसेंस में, कब? जब हमारा नया इन्वेंशन होता है, यानी इसका आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट, बताओ डेप्रीसिएशन मशीन पे स्टार्ट कब करना शुरू करते हैं? तो कोई बोलता है सर जब हम परचेज करते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है, नहीं, जब आप परचेज करते हो अगर उसी डेट से आप यूज करना स्टार्ट करोगे तभी डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। इसीलिए मेन इसका पॉइंट होता है पुट टू यूज, यानी आप कब इसको पुट टू यूज किए हो। तो इसका परचेज वाला ऑप्शन होता है जब आपका ऑप्शन में पुट टू यूज ना दिया हो तब, लेकिन यहां पे जब ऑप्शन में पुट टू यूज दिया है तो आपको इसमें टिक मारना पड़ेगा। आई बात समझ में? मतलब अगर आप मशीन को खरीदे हो 1 तारीख को और अगर आप यूज करना स्टार्ट किए हो 15 तारीख से, तो आपका डेप्रीसिएशन 15 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा, ना कि 1 तारीख से, समझे? इसलिए पुट टू यूज से हम लोग लिया जाता है डेप्रीसिएशन चार्ज। नेक्स्ट, डेबिटिंग एज अकाउंट इंस्टेड ऑफ बीज अकाउंट इज एन एरर ऑफ, बताओ
ए के अकाउंट में गलती से हम लोग बी के अकाउंट में गलती कर दिए हैं, मतलब बी का अकाउंट होना चाहिए था जबकि हम लोग लिख दिए यहाँ पे ए का अकाउंट। तो बताओ अकाउंट में गलती हो चुका है, कौन सा अकाउंट में गलती किया गया है, ये कमीशन का गलती। अकाउंट में गलती, अमाउंट में गलती, कमीशन का गलती होता है। कोई बोलेगा सर प्रिंसिपल का गलती नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल का गलती होने का मतलब, एरर का मतलब होता है आपने कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर बना दिया है और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को कैपिटल नेचर बना दिया है। अगर इस तरह का आपका ट्रांजैक्शन में गलती होता है तो प्रिंसिपल का होता है, लेकिन यहां पे आपका अकाउंट में गलती किया गया है तो एरर ऑफ कमीशन होगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स टू राम ₹500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50 वुड अफेक्ट। बताओ अगर हम सेल किए हैं राम के पास 500 रुपए का, लेकिन पोस्ट किया गया उसका अकाउंट में 50 रुपए का, तो क्या अफेक्ट पड़ेगा, किसका अकाउंट में अफेक्ट पड़ेगा? तो साफ साफ पता चल रहा है सर राम के अकाउंट में अफेक्ट पड़ेगा। सोच के देखो, राम के पास सेल कितना का किया गया, 500 रुपए का, लेकिन उसके अकाउंट में, हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में 50 रुपया दिखाया गया है। तो बताओ यानी राम के अकाउंट में ही 450 रुपए का घपला दिख रहा है, इसका मतलब राम के अकाउंट में इसका अफेक्ट पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो राम अकाउंट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि 10,000 रुपीज स्पेंड कर रहा है, रिपेयर्स ऑफ द मशीन विल बी ट्रीटेड एज। बताओ अगर रिपेयर करवाते हो मशीन का तो उसमें जो खर्चा करते हो वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, तो इसलिए हमारा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन अगर आपका नया मशीन अगर आप अभी तक यूज नहीं किए हो, उससे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस होता है वो कैपिटल नेचर का हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन एक बार अगर कोई भी एसेट को आप यूज करना स्टार्ट कर दिए हो, उसके बाद का कोई खर्चा अगर आप इस तरह का करते हो, रिपेयर करवाते हो, तो ये सब हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25% देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल विल बी। तो देखना प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है 25%। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका आपको बता रहे, ध्यान से समझना। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर बोलेगा तो आप इस तरह से लिखो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑन का मतलब डिवाइड कर देना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये दिया है 25%, 25% का मतलब होता है 25/100, और इसको अगर काटोगे तो 1/4 आता है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/4 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए सेल्स पे पूछा गया है, यानी पूछा गया प्रॉफिट ऑन सेल्स, बताओ क्या होगा। तो बताओ आपको प्रॉफिट तो पता है, प्रॉफिट कितना पता है 1, देखो प्रॉफिट कितना पता है 1, लेकिन सेल्स नहीं पता। आपको एक बात पता है, बचपन में पढ़ोगे कि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा सेल्स निकल जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, ये बात तो पता है। मतलब अगर कॉस्ट में से प्रॉफिट को अगर ऐड कर देंगे तो सेल्स निकल जाता है। तो बताओ 4 में से 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5, यानी 5 आपका यहां पे आ जाएगा सेल्स। तो बताओ परसेंटेज में निकालना है, इनटू 100 कर दोगे तो काटने के बाद आपका आता है 20%, यानी इसका आंसर 20% हो जाएगा। इस तरह से आप सभी चीज का काम कर सकते हो। हम समझाने में इतना टाइम दिए बट आपको समझ में आ गया होगा इजीली। तो करना क्या है, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 1/4, यानी प्रॉफिट ऑन सेल्स हो जाएगा 1/5। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 1/3, यानी प्रॉफिट ऑन सेल्स हो जाएगा 1/4। इस तरह से एक नीचे बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द पर्टिकुलर डेट इज। बताओ जब हम लोग कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पर्टिकुलर डेट में काम करते हैं तो वो बैलेंस शीट में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? बैलेंस शीट में। अरे बैलेंस शीट में तो एसेट्स होता है, लायबिलिटीज होता है, तो इसीलिए बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट पड़ता है, ये यहां पे दिखाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट। बताओ फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज आता है? बोलेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट एकदम आता है, पीएल अकाउंट ये भी आता है, और बैलेंस शीट ये भी आता है। मतलब हमारा ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है इसका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों शो किया जाता है जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट एट। बताओ हर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं वो कितने जगह करते हैं? तो 2 प्लेस पे होता है, डबल इफेक्ट पड़ता है हर ट्रीटमेंट का, इसलिए इसका 2 प्लेसेस आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी शोन इन। बताओ अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो उसको कहां पे शो करेंगे? तो इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ता है। अगर आप पढ़े होगे फाइनल अकाउंट तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसका डबल इफेक्ट पड़ता है ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट का एसेट साइड में। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो उसका सिंगल इफेक्ट पड़ता है, एक ही इफेक्ट पड़ता है, और वो बैलेंस शीट में चला जाता है एसेट साइड में। बोलो क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है प्रीपेड रेंट इज शोन एज। बताओ प्रीपेड रेंट को कहां पे दिखाया जाता है? आपको पता होना चाहिए रेंट प्रीपेड की हो मतलब आपका एसेट है, और ये करंट एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है? करंट एसेट। मतलब इसका करेक्ट आंसर आपका
ए नंबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और आपको सॉल्व भी करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जो टॉपिक बताया गया है, ये जो एमटीपी मतलब मॉडल टेस्ट पेपर जो सॉल्व करवाया गया है वो समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कहीं पे किसी को डाउट हो गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पे जरूर जवाब मिलेगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।